जय हिंद दोस्तों। अगर आपका भी पेपर एसएससी जीडी कांस्टेबल का मेरे भाई 5, 6, 7, 8 या 9 मई को है तो ये एक्सपेक्टेड पेपर 9 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं वो क्वेश्चन करवाऊंगा जो लगातार हर शिफ्टों में बार बार घुमा घुमा कर पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो आज ये क्लास अगर आप अटेंड कर ले तो पूरी, तो यहाँ से ये आइडिया लग जाएगा कि पेपर में क्वेश्चन किस लेवल का आ रहा है और कौन से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पंजाब का लोक नृत्य सबसे लोकप्रिय और ऊर्जावान लोक नृत्य कौन सा है। आप एक बार मुझे ये कमेंट करके बताइए कि आपका एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं हुआ, आपका एग्जाम किस डेट में है, किस शिफ्ट में है। तो प्लीज ये आप मुझे कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स करें। तो इसका आंसर भांगड़ा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, डाटा बदल के हर शिफ्टों में लगातार इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2000 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है दोस्तों, पॉपुलेशन डेंसिटी आपसे पूछी है। तो यहां पर बी ऑप्शन टिक करेंगे, 382 व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है। दोस्तों यहां पर मैं आपसे पूछूंगा दोस्तों, पहले तो आप टिक कर लो ऑप्शन नंबर सी। हालांकि मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अब इसी में आप मुझे पुरुष साक्षरता दर बताइए। ये क्वेश्चन मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूं, इसी में आप मुझे महिला साक्षरता दर बताइए। कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स करें दोस्तों, जल्दी से इसके आंसर रेस्पॉन्स करें। ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये क्वेश्चन मैं बार बार करवा चुका हूं आप लोगों को। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है, मतलब कि हिंदी व्याकरण में दोस्तों पुलिस सेवा वाले तो क्वेश्चन आ रहे, लेकिन ये शुद्ध और वर्तनी वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं, विलोम शब्द वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो आपको इसमें से शुद्ध वर्ड ढूंढना है, तो बी वाले ऑप्शन में बिल्कुल परफेक्ट है, कवित्री। अगला प्रश्न देखेंगे, एफआईआर का पूर्ण रूप क्या है। एफआईआर की आपको फुल फॉर्म बतानी है मेरे भाई, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बिल्कुल भी नहीं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी सी और डी कैंसिल हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन, आईपीएस का पूर्ण रूप क्या है, आईपीएस की फुल फॉर्म क्या है, यह आपसे क्वेश्चन ने पूछा है, बताइए दोस्तों। तो यहां पर इंडियन पीनल कोड आपको टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, कथकली नृत्य में किस प्रकार के मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। कथकली नृत्य में किस प्रकार के मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। कथकली आप सभी को पता ही होगी, केरल की। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं दोस्तों, देखते हैं कितने लोगों की तैयारी कितनी शानदार चल रही है। आप मुझे बताइए, ये कुचिपुड़ी कहाँ का फेमस है। देखो बेसिक से ही क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, आप इजीली बता सकते हो। कुचिपुड़ी, ये कुचिपुड़ी किस राज्य का फेमस है, प्लीज कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स करें। फिलहाल यहां पे दोस्तों चेहरे पर पेंटिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा माना जाता है। तमिलनाडु का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य माना जाता है वो है भरतनाट्यम, ठीक है। अब यहीं पर मैं आपसे दो वर्ड पूछूंगा भरतनाट्यम के, ठीक है। आप मुझे अलारिप्पू का मतलब बताइए, अलारिप्पू, अलारिप्पू का मतलब बताइए, और तिल्लाना, तिल्लाना कह लो या थिल्लाना कह लो, ठीक है। तो इन दोनों वर्ड्स का मतलब आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे दोस्तों। अगर आपके जीके में दम है तो आप इनके क्वेश्चन आसानी से दे सकते हो कमेंट बॉक्स में। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। न जाने ये क्वेश्चन मैंने कितनी बार करवाया होगा और आज की शिफ्टों में ये क्वेश्चन आया है। मतलब जो मैं डेली इस 7 बजे वाली क्लास में लेके आता हूँ वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में अगली शिफ्ट में देखने को मिल जाते हैं। तो डेली रिविजन करो, इसी टाइम पर ये क्लास आती है। ये क्वेश्चन बहुत बार करवाया गया है मेरे भाई। तो नागरिकता आपको भाग 2 में देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके आर्टिकल भी पूछेगा आपसे, आर्टिकल भी पूछेगा, 5 से 11 आर्टिकल ध्यान रखना नागरिकता के, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में, कमेंट करके। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख है। देखो जो मैंने पूछा वही क्वेश्चन आपके सामने आ गया, कोई बात नहीं, यहां पर आंसर दे दो। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा। तो आप कहोगे गुरुजी ये जो मौलिक कर्तव्य है वो संविधान के किस भाग में है, भाग 3 में है। किस में है मेरे भाई, भाग 3 में है। तो यहाँ पे भाग 3 टिक कर लोगे, ठीक है। डीपीएसपी संविधान के किस भाग में, डीपीएसपी मुझे बताइए, डीपीएसपी संविधान के किस भाग में दोस्तों, कमेंट के माध्यम से बताएंगे। अगला प्रश्न, नए राज्यों के गठन और मौजूद राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। यह भी क्वेश्चन मैंने बहुत बार करवाया और आज की शिफ्टों में ही यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए बता दीजिए इसका आंसर। सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 3। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों का संघ के रूप में भारत का वर्णन करता है। राज्यों का संघ है, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो सही जवाब आ जाएगा अनुच्छेद 1, आपको टिक करना है। अगला प्रश्न, असम का बिहू त्योहार जो साल में 3 बार मनाया जाता है उसमें से भोगाली बिहू कब मनाया जाता है, यह आपसे पूछा है। देखो त्योहारों से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनर अभी भी पूछ रहा है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल वैसा ही पेपर करवा रहा हूं जैसा आपको एग्जाम में देखने को मिल रहा है। फिलहाल यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर ए टिक कर लोगे, जनवरी के, वो भी माघ महीने में। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, उगादी त्योहार किस राज्य के नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। उगादी त्योहार किस राज्य के नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है।
बताइए दोस्तों। तो बिल्कुल आंध्र प्रदेश आपको टिक कर लेना है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, किस यूनानी राजदूत ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान इंडिका की रचना की थी? बताइए दोस्तों, इंडिका की रचना किसने की थी? मतलब एक क्वेश्चन तो ये कवर हो गया कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था मेरे भाई। आंसर यहाँ पे टिक कर लेंगे मेगस्थनीज, और उसकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था इंडिका। ठीक है, पाटलिपुत्र का प्रकाशन इसी पुस्तक में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये किसका दूत बनकर आया था दोस्तों? सेल्यूकस निकेटर का दूत बनकर गया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, डायमेकस और फिलाडेल्फस ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, बिंदुसार के दरबार में आए थे। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध जो 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, अशोक के किस शिलालेख में इसका वर्णन है? बताइए दोस्तों। कलिंग युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये वही कलिंग युद्ध है जिसने अशोक के पूरे जीवन को बदल दिया था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अशोक का 13वां शिलालेख ध्यान रखोगे। अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, देखते हैं आपके जीके में कितना दम है। धम्म यात्रा, धम्म यात्रा का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? बताइए, धम्म यात्रा का वर्णन अशोक के कौन से शिलालेख में है? कोई बता सकता मुझे? अगर शिलालेख, ठीक है, अगर आप और बताना चाहें तो और भी बता सकते हैं कि आप मुझे बता सकते हैं दोस्तों कि अशोक का जो पशु बलि की निंदा है वो किस अभिलेख में या शिलालेख में बताया गया, आप बता सकते हैं। क्वेश्चन 17 बताइए फिलहाल। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म किस वर्ष में प्रारंभ किया? मतलब कि आपको पता चल चुका है कि अकबर ने ही दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत करी थी, और वो करी थी मेरे 1582 में। अब आप चलो लगे हाथ मुझे ये भी बता दो, इसी ऑप्शन में छुपा हुआ है वो क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आप सभी से। फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने कब करवाया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने कब करवाया था? इन्हीं ऑप्शन में, इतना हिंट दे दिया मैंने आप लोगों को, इन्हीं ऑप्शन में इसका आंसर छुपा हुआ है। आप मुझे कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स कर सकते हैं। अगला प्रश्न, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किसी महिला को गिरफ्तार करने के लिए किसकी पूर्व अनुमति आवश्यक है? देखो, पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना, इस बार थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है। तो बिल्कुल यहाँ पे प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से दोस्तों अनुमति आवश्यक है, तो यहाँ पे 18 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दुर्ग्रम का सही शुद्ध रूप क्या है? शुद्ध वर्तनी वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हिंदी व्याकरण में, इसका सही शुद्ध रूप हो जाएगा दुर्गम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, भाई अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार से मैं आपका डेली रिवीजन कराऊं और पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूं, तो आप लोग एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन को बेल प्रेस कर लेंगे, ताकि हर एक नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको ही दे। चिरंतन का विलोम शब्द चुनिए। चिरंतन का आपको विलोम शब्द बताना है इन चारों ऑप्शन में से, तो चिरंतन का विलोम शब्द होगा नश्वर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, भारत ने पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष में जीता था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या ऐसे भी पूछे जा रहे हैं कि कोई मतलब जैसे कोई रजत पदक हो गया, स्वर्ण पदक हो गया, ये सबसे पहले किसने जीता था, किस खेल में जीता था, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। समझ रहे हो ना पैटर्न को आप लोग? तो 1928 में जीता था दोस्तों स्वर्ण पदक दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको टिक कर लेना हॉकी में। ठीक है, हॉकी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, विशेष ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेल 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? चलिए बताइए सभी स्टूडेंट्स। तो बर्लिन आपको टिक कर लेना। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये बर्लिन किस देश की राजधानी है? कोई मुझे बता सकता है? राजधानी या शहर है, बता सकते हो? 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता? बताइए, 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर बानू मुश्ताक आपको टिक करना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के संदर्भ में 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? यहाँ पर आप 2025 में किसे प्रदान किया आप बता सकते हैं। यहाँ पर चलो मैं ही बता देता हूँ, यहाँ पे मिथुन दा को मिला है दोस्तों, मिथुन दा 2025 में। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे आपको टिक करना है वहीदा रहमान, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऐसे क्वेश्चन पूछा गया आज की शूट में भी, इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा। फिलहाल आपको यहाँ पर पीवी सिंधु टिक करना है। क्या टिक करोगे? पीवी सिंधु आपको टिक कर लेना है। मेरे भाई चीज़ें क्लियर हैं तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, ये बटन दबाना है। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, ये बटन दबा दो लाइक वाला अगर सेशन पसंद आ रहा है तो दोस्तों। ठीक है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? गुरु आलमगीर तो कहा ही जाता है, लेकिन उसको गुरु जिंदा पीर भी कहा जाता है। आलमगीर के साथ ही यहाँ पर आप लिखो जिंदा पीर, उसे ही दोस्तों जिंदा पीर कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। एक ही को कहा जाता है जिसका नाम है औरंगजेब, और इसकी मृत्यु पूछी गई है दोस्तों आप सभी से। इसकी डेथ कब हो गई थी? 1707। इसी के बाद दोस्तों 1707 के बाद मुगल साम्राज्य का पतन होना स्टार्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति कौन देता है? बताइए दोस्तों, भारत में
पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति कौन देता? योजना आयोग बिल्कुल भी नहीं, नीति आयोग बिल्कुल भी नहीं, राष्ट्रपति बिल्कुल भी नहीं। तो जवाब आएगा राष्ट्रीय विकास डेवलप परिषद। ठीक है, ठीक है दोस्तों, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस योजना के दौरान की गई थी? मतलब कि आपको नाबार्ड की स्थापना पूछी है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे कमेंट करके बताइए, बहुत बार पढ़ाया, सेबी की स्थापना हमने किस योजना के तहत हुई थी? सेबी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका अगर आप हेडक्वार्टर भी बता दोगे ना तो भी मजा आ जाएगा भाई। हेडक्वार्टर भी बताइए और मुझे ये भी बताइए कि इसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। मैंने ये बहुत बार क्वेश्चन करवाया ये सेबी वाला, ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, ये भी मैंने आपको बहुत बार बताया है। ठीक है, फिलहाल आप इस प्रश्न का अकॉर्डिंग आंसर आप टिक करोगे, छठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया था? बहुत बार करवाया दोस्तों, एक बार फिर से बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। ये योजना दोस्तों 1974 से स्टार्ट हुई थी, एक साल पहले इसका काम तमाम हो चुका था। ठीक है, मतलब ये एक साल पहले खत्म हो गई थी दोस्तों। ठीक है, और मैं बात करूं दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना, यानी कि सी ऑप्शन आपको टिक करना है। ठीक है, इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ। और दोस्तों यहीं पर दोस्तों 20 सूत्री कार्यक्रम की स्टार्ट हुआ था, ये भी आपको यहीं पर ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सितंबर 2025 में किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का अध्यक्ष चुना गया है? शानदार क्वेश्चन है। सितंबर 2025 में किस देश को इंटरनेशनल एशियाई समिति का अध्यक्ष चुना गया? वो है भारत, प्यारा सा भारत। ऑप्शन नंबर सी आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, हिंदी के लिए प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? देखो आज की जो शिफ्टें हुई हैं मेरे भाई, उसमें आपको 2025 और 2026 के क्वेश्चन भी पूछे गए करंट अफेयर के। ठीक है, कुछ स्टूडेंट कह रहे थे ना 2023 के पूछ रहा है, 2024 के पूछ रहा है, 25 के नहीं पूछ रहा, लेकिन आज की शिफ्टों में 2025 और 2026 दोनों ही एक साल के पूछे गए क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना। फिलहाल इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो मृदुलिका झा होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, लोकटक झील जिस पर तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां पर है, और उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आपको मणिपुर में देखने को मिलेगा, यहां पर ए ऑप्शन आपको टिक कर लेना मेरे भाई। अब आप मुझे बताइए बन्नेर घाटा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? बन्नेर घाटा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? कोई मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है? देखते हैं किसकी जीके में दम है भाई, किसने अच्छे से जीके पढ़ा वही आंसर दे पाएगा कमेंट बॉक्स में। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा किस राज्य में है? आप मुझे क्या नाम है, ये शिपकिला दर्रा भी बता सकते हैं किस राज्य में, और हिंट दे देता हूं, उसका आंसर आपको इसी ऑप्शन में मिलेगा, शिपकिला दर्रा का। फिलहाल आपको नाथुला दर्रा सिक्किम में देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 34, शिपकिला दर्रा किस नदी घाटी में स्थित है? देखो नदी घाटी पूछ ली है, पर अच्छा हुआ वो जो आपसे पूछा वो इस ऑप्शन में नहीं है, उस ऑप्शन में था। फिलहाल आपको शिपकिला दर्रा दोस्तों सतलज नदी घाटी में स्थित है, ये आपको देखने को मिलेगा। कोई मुझे बताएगा झेलम का प्राचीन नाम क्या है, रावी का प्राचीन नाम क्या है? देखते हैं कितने स्टूडेंट बताते हैं। झेलम का प्राचीन नाम क्या है, रावी का प्राचीन नाम क्या है? त्रिवेणी संगम गंगा यमुना और सरस्वती का है, भारत के किस शहर में स्थित है भाई? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो ये होता है दोस्तों प्रयागराज, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन बताइए, सभी स्टूडेंट को बताना है। देखो छठी अनुसूची किससे संबंधित है दोस्तों? कोई बताएगा? असम, मेघालय, त्रिपुरा, इनके विशेष प्रावधान दिए गए। और जो 5वीं अनुसूची है मेरे भाई, उसमें अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के बारे में बताया गया। लेकिन जो 7वीं अनुसूची है वो दोस्तों राज्य और केंद्र की शक्तियों के बंटवारा करती है। और ये जो 8वीं अनुसूची है ये भाषाओं से संबंधित है। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 9वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची, ठीक है। हालांकि मैं इतना बता दूंगा, 9वीं अनुसूची फर्स्ट संशोधन के तहत ऐड की गई थी, ठीक है, और 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत ऐड की गई थी। अब आप मुझे बताएंगे कि 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है और 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। हालांकि ये क्वेश्चन मैं बार बार करवा चुका हूं, रिवीजन भी करवा चुका हूं। आप एक बार फिर से आंसर मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे। देखो दोस्तों, जो भी मैं आपको लिख कर पूछ रहा हूं ना दोस्तों, उसमें आपका ही रिवीजन होगा दोस्तों, इसमें आपका ही फायदा है। इतनी मेहनत कर रहा हूं, इसमें आपका ही फायदा है, ठीक है, कि मैं पूरी कोशिश करता हूं मेरे हर एक स्टूडेंट का अच्छे से अच्छे रिवीजन हो इस सेशन से, ठीक है। यही मेरा मोटिव रहता है हमेशा। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? बताइए। 155 में तो राज्यपाल की नियुक्ति बताई गई है ना। 165 बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 76 में तो दोस्तों अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड है ना। तो आप मुझे बताइए 167 किससे संबंधित है? फिलहाल आपको बी वाला टिक कर लेना है। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक के शासनकाल में मनसबदारों में हिंदुओं का अनुपात सबसे अधिक
था? बताइए दोस्तों। मनसबदारी प्रणाली दोस्तों अकबर ने स्टार्ट की थी, आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों औरंगजेब आपको टिक कर लेना है, ऑप्शन नंबर सी को यहां पे लॉक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने सबसे पहले जजिया कर को ब्राह्मण पर भी लगाया? भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, गैर ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया था दोस्तों, पुनः लगाया था, पुनः बताइए। और हाँ दोस्तों, पुनः किसने लगाया था जजिया कर, दोबारा जजिया कर किसने लगाया था बताइए। वहां तो दोस्तों आप क्या टिक करोगे, लेकिन आपको यहाँ पे जजिया कर पूछा दोस्तों, बताइए ब्राह्मणों पर लगाया जजिया कर पूछा, गलती मत कर लेना, ठीक है। तो पहले आप टिक करोगे बी वाला ऑप्शन। और जजिया को दोस्तों पूरी तरह से समाप्त किसने किया था, पूरी तरह से समाप्त, पूरी तरह समाप्त किसने किया था, कोई है जो बता सकता है? तो नाम आएगा दोस्तों अकबर का, अकबर ने इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया था, अकबर, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रख लेनी है। ब्राह्मणों पर किसने लगाया था, ये फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अहमदनगर की उस महिला का नाम बताएं जिसने मुगल सेना के खिलाफ बहादुर शाह से लड़ाई करी थी मेरे भाई। नूरजहां बिल्कुल भी नहीं, चांद बीबी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं, भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? चलिए बताइए, सब बताइए दोस्तों। यहीं पर आप मुझे पीली क्रांति भी बताइए, पीली क्रांति का तो आंसर इसी में है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? ये आपके लिए मेरा एक क्वेश्चन रहेगा, आप इसका रेस्पॉन्स मुझे कमेंट के माध्यम से करेंगे। फिलहाल आपको नीली क्रांति दोस्तों मछली उत्पादन से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन पूछा गया है आपकी शिफ्टों में, ठीक है। आप सोच रहे होंगे गुरु इतना इसी क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपके ही एग्जाम में ये अभी रिसेंटली पूछा है क्वेश्चन, ये 28 या 29 वाली शिफ्ट में पूछा था हरित क्रांति के जनक, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगा वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक किससे माना जाए दुनिया में? तो आप कहोगे गुरुजी इसमें है क्या? नहीं है, तो नॉर्मन है ना, ऑप्शन नंबर ए में है, नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है दुनिया में, ठीक है। लेकिन अपने भारत में पूछेगा तो एम एस स्वामीनाथन, क्या टिक करोगे? एम एस स्वामीनाथन। अगर मैं थोड़ा सा घुमा दूं क्वेश्चन को तो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। चलो बता दो, हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी? इसकी जो शुरुआत हुई थी वो किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई? इतना घुमा दिया मैंने क्वेश्चन, अब देखते हैं आप कितना आंसर दे पाओगे। क्या आप लोग भी घूमो? आप लोग तो नहीं घूमोगे, आंसर तो दोगे ना बराबर। चलिए, इसकी शुरुआत दोस्तों किस योजना के तहत हुई थी आप मुझे बताइए। पंचवर्षीय योजना, कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी? ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में पंचवर्षीय योजना वाले टॉपिक से। शर्मिला बिस्वास, जिन्हें 1998 में सर्वश्रेष्ठ नृत्य कला पुरस्कार मिला है, किस शास्त्र नृत्य क्षेत्र से संबंधित हैं? शानदार और महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए बताइए। सही जवाब हो जाएगा ओडिसी, ऑप्शन नंबर बी को आपको टिक कर लेना है। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं, सितारा देवी किस नृत्य शैली से संबंधित है? सितारा देवी का संबंध किस नृत्य शैली से है? चलिए बताइए। तो इनका संबंध मेरे भाई कथक से है, ऑप्शन नंबर ए को टिक करना है मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूं क्या आपसे? चलिए मुझे बता दीजिए, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्र नृत्य से है? बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ये आप मुझे कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स कर सकते हैं। भारत के किस शास्त्र नृत्य में राधा कृष्ण की कहानियां मुख्य रूप से होती हैं? बताइए, भारत के किस शास्त्र नृत्य में राधा कृष्ण की कहानियां मुख्य से होती हैं? तो यहां पर जवाब आएगा मणिपुरी नृत्य। क्या आप लोग भी ये टिक करो? कथकली आप सभी को पता ही है मेरे भाई, केरल का है, रिवीजन कर लो मेरे साथ बैठ के यहीं पे, ठीक है। भरतनाट्यम आपको पता ही है दोस्तों, तमिलनाडु का है। और कथक एकमात्र उत्तर भारत का क्लासिकल डांस है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। एग्जाम में पूछा जाता है कि एकमात्र उत्तर भारत का क्लासिकल डांस कौन सा है, तो आपको कथक टिक करना है। कथक और कथकली में डिफरेंस है, ध्यान रखना। क्वेश्चन 46 बता दो इसके साथ, भारत में छठी आर्थिक जनगणना निम्न में से किस वर्ष में हुई थी मेरे भाई? बताइए, बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छठी आर्थिक जनगणना आपसे पूछी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई 2013 में हुई थी। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं अपन, डंडारी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से? मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहीं पर एक नृत्य पूछ लेता हूँ, मटकी लोक नृत्य बताइए। मटकी, मटकी नृत्य कहाँ का फेमस है? कमेंट के माध्यम से आप रेस्पॉन्स कर सकते हैं, मटकी नृत्य कहाँ का फेमस है। तो आप यहाँ पे डंडारी, तो आप क्या टिक करोगे बताइए? तो यहाँ पे आंसर आएगा तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप डी वाला ऑप्शन टिक करोगे। फिलहाल अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 वाला, किस प्रकार का व्यय उन व्ययों को संदर्भित करता है जिनसे भौतिक या वित्तीय संपत्तियों का सृजन नहीं होता है? एक आध क्वेश्चन तो आपको थोड़ा लेवल का मिलेगा क्लास में, ठीक है। बताइए इसका आंसर। ये नहीं कि सारे ईजी आ रहे हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन हार्ड भी आ रहे हैं, डीप में आप पूछे जा रहे हैं। जिन्होंने अच्छे से जीके क्लियर करिए वही कर पा रहे हैं, बाकी तो वो क्वेश्चन छोड़ ही रहे हैं जिन्होंने नहीं करी अच्छे से। तो राजस्व व्यय आपको टिक कर लेना है। फिलहाल अगला क्वेश्चन 49वां, भारतीय खिलाड़ी अंकिता दास निम्न में से कौन सा खेल खेलती हैं? बताइए दोस्तों। अब आप मुझे बताइए, मैरी कॉम कौन सा खेल खेलती हैं? मैरी कॉम, मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? संबंध किस खेल से? मैं लिख देता हूँ, मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? बताइए आप लोग मुझे, कोई बता सकता है मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है?
आप मुझे अपना जवाब इस कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स कर सकते हैं। फिलहाल आप यहाँ पे क्या टिक कर रहे हो? अगर आप लोग सी ऑप्शन टिक कर रहे हो टेबल टेनिस, तो आपका जवाब बिल्कुल भी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्लास का अंतिम प्रश्न है ये, बताइए इसका जवाब। तपन कुमार पटनायक निम्न में से किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? बताइए। बताएंगे दोस्तों, तपन कुमार पटनायक ने निम्न में से किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बता सकते हैं आप लोग? तो जवाब आएगा छऊ नृत्य। क्या टिक करना? छऊ नृत्य। अब मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको ये होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ आर्टिकल से रिलेटेड। आज मैं अनुच्छेद से रिलेटेड, आज का टॉपिक है अनुच्छेद, आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन है अनुच्छेद दोस्तों, ठीक है? अनुच्छेद टॉपिक है। अब इस टॉपिक से मैं कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद दे रहा हूँ। सबसे पहला है दोस्तों, आप मुझे बताइए 129 आर्टिकल, बहुत पूछा जाता है। आज मैं वही आर्टिकल करवा देता हूँ जो बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है? इनमें से आपको किसी भी आर्टिकल का पता है अच्छे से तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, तो चलिए 280 बताइए, और लगे हाथ मुझे 76 भी बताइए, और मुझे यहीं पर 155 भी बताइए। मैं वही आर्टिकल बताऊंगा जो मैंने आपको भी रिवीजन करवाए थे, ठीक है? तो चलिए बताते रहिए इनके आंसर। आप मुझे बताइए 72 आर्टिकल बताइए, आप मुझे बताइए 61 आर्टिकल के बारे में, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल बता रहा हूँ। आप मुझे बताइए यहीं पर ये 64 आर्टिकल के बारे में बताइए, और आप ही मुझे यहाँ पर 153 के बारे में बताएंगे, आप ही मुझे यहाँ पे 52 आर्टिकल के बारे में बताएंगे। किसी भी आर्टिकल का अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स कर सकते हैं, ठीक है? और यहीं पर आप मुझे 110 के बारे में बताएंगे, 1112 के बारे में बताएंगे, आर्टिकल 263 के बारे में बताएंगे, ठीक है? आर्टिकल 356 के बारे में बताएंगे, और आर्टिकल 352 के बारे में बताएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रखे मैंने, 15 आर्टिकल्स आपकी स्क्रीन पर रखे मेरे भाई। कितने? 15 आर्टिकल्स। अगर आपको इनमें से किसी का भी आंसर आता है तो प्लीज मुझे इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से रेस्पॉन्स कर सकते हैं। ये वो आर्टिकल है जो आपके एग्जाम में पूछेगा एग्जामिनर, आगामी शिफ्टों में तैयार रहिएगा, ठीक है? तो क्लास कैसी लगी, कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, इस बटन के माध्यम से आप बताइए। एक बार ये बटन दबा देंगे, सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, लाइक वाला बटन दबा देंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार से क्लास, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और रही बात इसकी पीडीएफ की, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है मेरे भाई, ठीक है? आप ज्वाइन कर लें और रिवीजन में लग जाएं। तो आगामी डेट्स में जिनका भी एग्जाम है वो जरूर बताइएगा दोस्तों, और ये भी बताइएगा आपका एडमिट कार्ड जारी हुआ है या नहीं हुआ, किस शिफ्ट में है, किस डेट में है, तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में, तब तक मेरे भाई जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।